अस्सलाम वालेकुम गाइस, पावर रिसोर्सेज के चैप्टर के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। आपका टीचर तलहा असद। जो चीज़ें हमारे पास पिछले टॉपिक्स में रह गई थी, हमने लेक्चर में सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी जो हमारी थियोरेटिकल चीज़ें थी। बस हमारे पास लोकेशंस और मैप्स रह गए थे। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन में उसको भी देख लें। हमारे पास जो चीज़ें मौजूद थी पावर रिसोर्सेज के पास चैप्टर में, वो हमने डिफरेंट तरीके से पढ़ी और डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा। हमने मिनरल्स देखे जिसमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस थी, और पावर जनरेशन के प्लांट्स हमने देखे, थर्मल, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल वगैरह के बहुत सारी तरीक़ों के। उसके तरीके हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा उस चीज़ में नहीं जाते, हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी जैसा भी डिस्कस किया, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, सोलर एनर्जी जो कि न्यूली बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है पाकिस्तान में, विंड पावर जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इंटीरियर ट्रैवल करें तो आपको विंड मिल्स नज़र आ जाती हैं ज़्यादातर, और वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल ये ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है पाकिस्तान में। बायोमास एनर्जी और बायोगैस, बायोफ्यूल के बारे में आप जानते हैं, ये इंटीरियर्स में बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, हमने जिन चीज़ों को थियोरेटिकली पढ़ लिया था उसमें सबसे पहली चीज़ थी कोल। कोल की जो जगहें थीं वो हमने नहीं देखी थी, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपसे ABCD करके मैप्स में पूछ ली जाती हैं और आप वो पक्के पक्के मार्क्स गंवा बैठते हैं, क्योंकि आपको वो लोकेशंस या वो नाम नहीं पता होते, या तो उनकी पोजीशन नहीं पता होती या फिर उनके एक्चुअल में नाम नहीं पता होते। तो हमने आपको बताया था एंथ्रासाइट बहुत रेयर है पाकिस्तान में, बिटुमिनस और लिग्नाइट हमें यहाँ मिलता है। किन जगहों पे मिलता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमने आपको बताया था कि कोयटा कोल फील्ड्स के पास जो इलाके हैं वो खोस्त है, शाहरिंग है, हरनाए है, डेगान है, मच है, ये वो इलाके हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे कोयटा के आसपास। अगर आपको नहीं पता कि कोयटा कहाँ है तो मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान के प्रोविंस में है, जहां आपको बलूचिस्तान में एक बड़ा सा सर्कल नज़र आ रहा है और उसमें 6 डॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इससे आपको ये भी कम से कम पता चल जाएगा, अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है ज्योग्राफी प्रोविंसेस के हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा बलूचिस्तान और कोयटा किधर मौजूद हैं। सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान है। इसके साथ साथ हमारे पास मकरवाल KPK में जो इलाका है वो आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साथ साथ सॉल्ट रेंज के, जहाँ पे आपको कोल नज़र आ रहा है सॉल्ट रेंज में। इसके साथ साथ हमारे पास लोअर सिंध में हमने बात की थी कि हमारे पास लोअर सिंध में भी मिलता है, तो सोंदा, झिंपर, बलाखड़ा, ठट्टा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये कोल फील्ड्स मिलती हैं। ठीक है जी, तो इनके नाम आपने याद रखने हैं और इनकी लोकेशंस याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल रिजर्व्स एंड रिफाइनरीज, इसमें बड़ी मज़े की चीज़ है, और वो आप ये देखिए कि इसमें नंबरिंग दी हुई है। नंबर 1 दिया हुआ है पाकिस्तान नेशनल रिफाइनरी, जहाँ पे नंबर 1 है कराची के पास, और नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है अटक रिफाइनरी जो कि है रावलपिंडी के पास। तो आपको ये 2 स्टार्स नज़र आ रहे होंगे, इन 2 स्टार्स के बीच में और जगह खाली है, एक तीसरा स्टार है। उस स्टार पे आने से पहले आप देखिए, इन्हीं 2 शुरू के जो स्टार्स हैं, पहला और तीसरा, इन दोनों के पास एक सर्कल हुआ है, और इस दोनों सर्कल को अगर आप रीड करें तो ये एक है पोटवार ऑयल फील्ड। ठीक है जी, आपको पता है सॉल्ट रेंज के पास ही है पोटवार, तो पोटवार ऑयल फील्ड, यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं। और अगर आप नीचे देखें कराची के साथ ही बिल्कुल, तो लोअर सिंध ऑयल फील्ड है जहां टंडो आदम और लगारी का नाम दिया हुआ है। अब इन 2 जगहों को देखें, दोनों जगहों पे स्टार और सर्कल मौजूद है, इसका मतलब ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है और ऑयल के रिजर्व्स भी मौजूद हैं। वो कौन सी जगह ऐसी है जहां पे ऑयल रिफाइनरी तो है लेकिन ऑयल रिजर्व्स मौजूद नहीं है? वो नंबर 2 है पेप्को ऑयल रिफाइनरी एट महमूद कोट। अब अगर आप गौर से देखें तो ये इसलिए है कि एक कनेक्टिंग डॉट है ये इन दोनों के दरमियान, ये एक कनेक्टिंग डॉट है, इन दोनों के दरमियान, क्योंकि एक ऑयल फील्ड दूसरी ऑयल फील्ड के दरमियान तीसरी ऑयल फील्ड है जो एक को लिंकअप कर रही है, जहां पर ऑयल फील्ड नहीं है, और ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है।
ठीक है जी। इसको आपने इस तरह याद रखना है इन तीनों को, कि अगर दो जगह पे ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं तो वहाँ दो जगह पे ऑयल रिफाइनरीज भी मौजूद हैं। तीसरी कौन सी ऑयल रिफाइनरी है? वो है जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स मौजूद नहीं है। तो इसको याद करने का एक लिंक बनाया जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास इसी ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपलाइन भी मौजूद है। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हम अगर जल्दी से देखें तो हमें सबसे आखिर में कराची के पास नज़र आ रहा है नंबर 1 पाकिस्तान नेशनल ऑयल रिफाइनरी, जहां स्टार बना हुआ है, और दूसरा स्टार बना हुआ है वही पेप्को वाली जगह पे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पेप्को वाली जगह पे पोर्ट कासिम तक क्या चीज़ आ रही है? क्रूड ऑयल आ रही है। ये क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पोर्ट कासिम की इंडस्ट्री के लिए। ठीक है जी। वहाँ से उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास पाकिस्तान नेशनल ऑयल रिफाइनरी से वाइट ऑयल पाइपलाइन विच पंप्स रिफाइंड ऑयल टू फैसलाबाद। ये फैसलाबाद क्यों है? फैसलाबाद हमारे पास एक बिजनेस सेंटर के तौर पे माना जाता है। इससे आगे हमारे पास सेंटर्स में ऑयल जाता है जो उस रीजन में और जगहें हैं। ठीक है, हमने देखा था कि ऑयल पाइपलाइन के थ्रू भी जाता है, टैंकर्स के थ्रू भी जाता है, और रेल कार्स की तरफ भी जाता है, रेलवेज के थ्रू भी जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास थी वो थी सुई गैस। सुई गैस का यहाँ पे नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 8 तक अगर आप गौर से देखें तो 1 से लेके 6 तक एक ही जगह पे सर्कल हुआ है, और वो सुई गैस के आसपास ही है। वो जो सुई इलाका है बलूचिस्तान का, उसी के आसपास है। अगर आप गौर से देखें तो जो ईस्टर्न सेंट्रल बलूचिस्तान है वहाँ पर सुई, पिरकोर, जिन, ये उच वगैरह की जगहें हैं। और अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो कनकोट, मारी, ये वो वाली जगहें हैं जो सिंध में फॉल होती हैं। ठीक है जी। इसका मतलब अपर रीजन ऑफ द सिंध एंड द ईस्टर्न सेंट्रल बलूचिस्तान, ये वो जगह है। तो इस जगह को आपने याद रखना है। इसमें से 2-4 नाम ही आप याद रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लोअर सिंध गैस का रीजन जो है वहाँ पे देखें 7th नंबर पे आपको एक नाम नज़र आ रहा है, और वो बहुत कॉमन नाम है, आप जानते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लेते हैं उसका नाम। वो है हैदराबाद। हैदराबाद का नाम आपको याद रखने में या मेमोराइज़ करने में मुश्किल नहीं होगी। आखिरी चीज़, नॉर्दर्न गैस का रीजन कौन सा है हमारा? ढोढक। ये नाम आपको याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आपको नॉर्थर्न गैस रीजन के हवाले से नंबर 8 पे इसको याद रखना होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमने डैम्स के बारे में कहा था, डैम्स पावर जनरेट करते हैं, एचपी डैम्स के बारे में। तो मल्टीपर्पज़ डैम्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें मेजर डैम्स कौन से हैं हमारे पास? मंगला, तरबेला, वारसक डैम। फिर उसके बाद छोटे डैम्स हैं हमारे पास जो हमें पावर जनरेट करके दे रहे हैं। उसमें हब डैम है, खानपुर डैम है, मीरानी डैम है, गोमल जमजम डैम, गोमल जम डैम है। और हब डैम तो आपको पता है कि कराची से बड़ा करीब है, लोग अक्सर व बेशतर वहाँ जाते भी हैं उसको देखने, उसकी खूबसूरती देखने। और साथ साथ हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन आपके साथ लिखी हुई दी हुई है। ये आपके बुक में ऑलरेडी मौजूद हैं मैप्स, उसमें इसको देख लीजिएगा। हम पहले ही डैम्स देख चुके हैं वाटर के चैप्टर में, तो ये आप उस चैप्टर में भी जाके इसको विज़िट करके देख सकते हैं। अब आता है मामला हमारे पास सबसे रेलेवेंट, और वो रेलेवेंट मामला क्या है कि व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। क्या मुश्किल है, क्यों ऐसा नहीं हो पाता कि सारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए? वो जो आप सुनते हैं लोड शेडिंग है, या यहाँ लाइट नहीं है, या यहाँ इतने बजे लाइट आती है, इतने बजे लाइट नहीं आती, फलाना फलाना, या यहाँ हम सोलर से काम करते हैं, या यहाँ हम विंड से काम लेते हैं, तो वो क्या वजहात हैं? चल के देखते हैं आगे। पहली चीज़, पाकिस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी जगह है, तो थोड़ी तो मुश्किल होगी। और उस मुश्किल में इजाफा क्या कर रही है जगह? मैनी आर द रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसके साथ साथ जो रिमोट एरियाज हैं वो वैसे ही कट ऑफ हैं माउंटेन्स और डेजर्ट्स की वजह से। रिमोट एरियाज वैसे ही ऐसे हैं कि
बहुत दूर दूर इलाकों में, और दूर दूर इलाकों में अगर हैं भी तो वहाँ पहाड़ हैं और सहरा है, उसकी वजह से वहाँ वैसे ही पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी, आपने अक्सर और बेशतर फील किया होगा कि आप कभी पिकनिक पे जाएं किसी नॉर्दर्न एरियाज़ या किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत कम जाया जाता है, लेकिन आप जब जाते हैं तो आपके मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे होते वहाँ, या आपको पता चलता है सिर्फ लाइट यहाँ पे कुछ आवर्स के लिए आती है, रात में नहीं आती, सुबह में होती है, वो कुछ सर्टेन आवर्स के लिए ऑफ होती है लाइट। तो ये वो कट ऑफ एरियाज़ हैं। ठीक है, मैनी एरियाज आर अवे फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स, वहाँ पे फॉसल फ्यूल के रिजर्व्स ही नहीं है, तो वहाँ पे और मसला है। दूसरी, मैनी रिवर्स आर नॉट सुटेबल फॉर एचईपी प्रोडक्शन, कहीं पे तो दरिया हैं लेकिन वो सूटेबल ही नहीं है एचईपी प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा बहरान होता है। अच्छा जी, अब आती है बात पैसों की। पैसों की बात आ गई, ये बात क्या हम हर जगह नहीं पढ़ रहे, हम हर जगह देख रहे हैं कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कैपिटल। जहाँ लैक ऑफ कैपिटल होगा वहाँ पे मुश्किलात होंगी आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, इसकी वजह से भी बहुत मुश्किलात हैं। फिर एक्सपेंसिव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू लो पॉपुलेटेड एरियाज़, बहुत महंगा पड़ेगा अगर हम जहाँ पे कम लोग रह रहे हैं वहाँ पे बिजली प्रोवाइड करें, बहुत महंगी बिजली बन रही होगी और उसकी रिटर्न बहुत कम आ रहे होंगे। अब आते हैं ओरिजिनल फिज़िकल प्रॉब्लम पे। ये ओरिजिनल फिज़िकल प्रॉब्लम, ये मेरी ज़बान का वर्ड है और मैं इसको इन दो के लिए एक्सेप्शनली या एक्सक्लूसिवली कह रहा हूँ। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस आर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। एक तो जी बनाना बड़ा मुश्किल है, ओरिजिनल फिज़िकल प्रॉब्लम ही यही है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस कंस्ट्रक्ट करना बड़ा बड़ा काम है और फिर उसको मेंटेन करना उससे बड़ा काम है। दूसरी उससे बढ़ के चीज़, इन ट्रांसमिशन लाइंस में अगर कोई लॉस है, कोई लाइन लॉसेस है, तो और उसकी कोई फ्रिक्शन की वजह से कोई चोरी हो रही है या कोई और मामला है, तो उसको लोकेट करना ही बहुत मुश्किल है। ऑल इन ऑल ये मेंटेनेंस वाली बात हो गई। अगर चोरी हो रही है तो भी लोकेट करना बड़ा मुश्किल है, कहीं से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है तो उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल है, प्लस उसको कंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए पैसा भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, प्लस इसके लिए अच्छा खासा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम्स। अब एक और सवाल, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट अबाउट सॉल्विंग द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान? आप क्या समझते हैं कि किन किन चीज़ों को हम अक्वायर कर लें, हम अप्लाई कर लें, हम उसमें इन्वेस्ट कर दें तो हमारी प्रॉब्लम बेहतर हो सकती है? इसका सवाल आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिखें, मुझे भेजें, या आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। ठीक है जी, मेरे जो स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उनका ये असाइनमेंट है, एक वो सवाल जो अभी पिछला था जिसका जवाब दिया हुआ है उसको भी अपने तरीके से लिखें, और इस सवाल का जवाब आपने अपने तौर पे ख़ुद लिखना है। 3 आपके पास लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उसमें भी डिस्कस किया है। चौथा ये है, इसमें भी कुछ बातें आपको बताई गई हैं। आपके लिए ये असाइनमेंट है, ये दोनों सवाल आपके लिए हैं। इसी तरह के सवाल 6 मार्क्स में आते हैं, कमोबेश इसी तरह पूछा हुआ होता है, आगे से कुछ ए और बी करके सजेशंस दिए हुए होते हैं। मैं आपको अभी वो सजेशंस की चॉइस नहीं दे रहा, अभी मैंने आपसे डायरेक्ट सवाल किया है, आप उसका डायरेक्ट जवाब दें। ठीक है जी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये मेरा फेसबुक का पेज है, अगर आपने फेसबुक का पेज ज्वाइन करना हो तो आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पे ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। इट्स youtube.com/talismanconnects। और बहुत शुक्रिया आपका ये यूट्यूब की वीडियो देखने का। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और जो टॉपिक्स आप चाहते हैं जिन पे मैं वीडियो बना के आपको दूं, प्लीज़ उनको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफ़िज़।